नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं न्यूज़ रूम से कमरुद्दीन खान हाजिर हूं और ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारे सहयोगी ललित भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। बड़ी बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहली खबर है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जी हाँ, बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा और सागर से किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ये संगठन तय करेगा। जी हाँ, सागर से किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ये संगठन तय करेगा। सागर पहुंचे वीडी शर्मा ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। वहीं शर्मा ने मंत्री गोविंद सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मंत्रिमंडल जल्दी गठित होगा जी। सागर से गोपाल भार्गव जी या भूपेंद्र देखो यार, ये सब बातें संगठन के काम है, ठीक है ना। जब होंगे तब पता लग जाएगा। इधर मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच अब बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। जी हां, अब कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार है एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इसकी संख्या जो है वो 35 तक हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने परफॉर्मेंस राग छेड़ते हुए अपनी पिछली उपलब्धियां गिनाई हैं। वहीं पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सरकार से मदद मांगकर अभिनेता सोनू सूद से मुंबई में फंसे रीवा और सतना के लोगों की प्रदेश वापसी के लिए मदद मांगी। वहीं बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं ने कल बंद कमरे में बैठक की और फिर इनकी सीएम के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद गोपाल भार्गव बोले मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो अलग है, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच अब परफॉर्मेंस राग भी बीजेपी में छिड़ गया है। जी हां, इसको लेकर भी अब बातें होने लगी हैं। परफॉर्मेंस को लेकर बातें होने लगी कि किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने बड़ा बयान देते हुए परफॉर्मेंस का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में विधायक की परफॉर्मेंस जनता का मैंडेट होता है। पटवा ने पिछली सरकार के दौरान की अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार टूरिज्म अवार्ड मिला था। आपको बता दें कि सुरेंद्र पटवा रायसेन से विधायक हैं और रायसेन जिले में भी उपचुनाव होना है। कुल 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 5 साल में सरकार चलाई। न केवल टूरिज्म बल्कि कृषि कर्मठ पुरस्कार भी हम लोग लेकर आए हैं। और मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे उन्होंने परफॉर्मेंस बेस पे काम किया है। और उसी का कारण है कि हमें लगातार 5 साल तक टूरिज्म के अवार्ड मिले। लगातार 3 बार बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का अवार्ड भी हमें मिला। और जब मुख्यमंत्री स्वयं 24 घंटों में से 18 घंटे उन्होंने काम किया, इसी के कारण से मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम जो 5 साल लगी हुई थी, और आपने नतीजा भी देखा कि एंटी इनकम्पेंसी नहीं थी और 109 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी। और इधर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने एक बयान को लेकर दरअसल वो सुर्खियों में है। जी हां, क्योंकि सोनू सूद से उन्होंने जो मुंबई में लोग फंसे थे उनको लेकर उन्होंने मदद मांगी थी। अब इस पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी विधायक को अपनी ही सरकार पर विश्वास नहीं, और राजेंद्र शुक्ल ने कड़वी सच्चाई उजागर की। कांग्रेस ने सभी फंसे लोगों को प्रदेश वापसी के सरकार के दावे को खोखला बताया। आपको याद दिला दें, रीवा से विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर मुंबई में फंसे रीवा और सतना के निवासियों की सूची भेजी थी। राजेंद्र शुक्ल ने ट्वीट कर लिखा था, कृपया इनको वापस लाने में हमारी मदद करें। राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर एक्टर सोनू सूद ने मंगलवार रात को जवाब दिया और लिखा, सर अब कोई भी कहीं भी नहीं फंसेगा, आपके प्रवासी भाई आपके पास भेजे जाएंगे। जब हम लगातार कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में अवसर समझ के मध्य प्रदेश में अब प्रवासी मजदूरों के नाम पे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। लगातार सरकार कह रही कि हम एक मजदूर को लेके आने का काम किया है, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जिन्होंने कल ट्वीट करा, वहां के सांसद ने ट्वीट करा कि सोनू सूद जी हमारे क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भी। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं।
भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है और उसके सारे महत्वपूर्ण पहलू तोमर जी बताएंगे। चौथा एक निर्णय हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वी नो द वर्ल्ड सिचुएशन, industries are thinking to diversify their investments in different localities. So, to ensure that the investment enhance in India, an empowered group of secretaries has been formed. And simultaneously in every ministry, there will be project development cell. This will make India more investor-friendly destination and will also handhold the new industries. It will give fillip to domestic industries. It will bring synergies between ministries and departments, among center and state governments, in policy matters. It will give boost to the economy and open up immense direct and indirect employment opportunities. इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले, हर एक कल कारखाने के एस्टैब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। पांचवा एक महत्वपूर्ण निर्णय था, 11 जनवरी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और जिनका कश्मीर में बलिदान हुआ, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम्ड द कोलकाता पोर्ट एज कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एक छठे निर्णय के अनुसार फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स है गाजियाबाद में, ये 2 लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है और इससे दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, and it will ensure standardization of Indian and other drugs. So the consequential changes which were required in drug and cosmetic rules, we have today decided to make necessary changes. और अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। जी हां, राज्यसभा का जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, उनके नामांकन को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। जी हां, सिंधिया और सुमेर के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि दोनों ने फॉर्म भरने के दौरान गलत बयानी की है, गलत जानकारी दी है, लिहाजा उनकी जो उम्मीदवारी है खारिज की जानी चाहिए।
वहीं विवेक तनखा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन अवमानना के दायरे में है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप लगाए गए। अपने ट्वीट में तनखा ने सिंधिया पर आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के इल्जाम लगाए। साथ ही सुमेर सिंह सोलंकी पर सरकारी नौकरी में रहते हुए नामांकन करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ एफआईआर की जानकारियां छुपाई गई, उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के चुनाव में अपनी एफआईआर की जानकारियां छुपाई थी और न्यायालय में उस मामले को समाप्त करने के लिए याचिका की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना। इसलिए उसी आधार पर सिंधिया जी का भी नामांकन रद्द होना चाहिए। साथ ही दूसरे उम्मीदवार प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी जी ने 12 मार्च को अपनी उम्मीदवारी का नामांकन भरा, लेकिन शासकीय सेवा से उनका त्यागपत्र 13 मार्च को स्वीकार हुआ। अर्थात जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा वो उस दिन शासकीय सेवक थे। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस पार्टी न्यायालय में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवाए जाएंगे। तो ये तो हुई राज्यसभा चुनाव की बात। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। 24 सीटों को लेकर आपको याद दिला दें, इसमें चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। खास तौर से गुना जिले की बमोरी सीट पर घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई बमोरी सीट पर सबसे ज्यादा टकराव भाजपा खेमे में दिखाई दे रहा है। भाजपा की तरफ से सिंधिया समर्थक कहे जाने वाले पूर्व श्रम मंत्री और नए भाजपाई बने महेंद्र सिंह सिसोदिया उपचुनाव के मैदान में कूदने को तैयार हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने ओएन शर्मा, महेंद्र सिंह किरार, राजेंद्र सलूजा जैसे पुराने भाजपा नेता ताल ठोक रहे हैं। सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं स्थानीय भाजपा नेता, जो उपचुनाव में गणित बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो भी दावेदारी के साथ। फिलहाल समन्वय बिठाने के दावे जारी हैं। सामंजस्य सब स्थापित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। चाहे कोई सी नदी गंगा में मिले, वो गंगा हो जाती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन लोगों का स्वागत है और कहीं ना कहीं उन सभी से भी समन्वय बनाकर, सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से समन्वय कर इस चुनाव को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये हमारा लक्ष्य है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। सिंधिया समर्थकों के भाजपा में आने से स्थानीय बीजेपी संगठन में भी खलबली मची हुई है। बीजेपी संगठन के नेताओं का मानना है कि नए नवेले भाजपाइयों के सामने पुराने खाटी कार्यकर्ता और नेताओं के वजूद को चुनौती मिलेगी, जो भाजपा में बिखराव पैदा करेगी। ऐसा ना हो कि काम करने वाले कार्यकर्ता भाजपा के पीछे ना रह जाएं। वो अपने काम से उनकी पहचान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संगठन, जैसे हम गड़े चलो की बात। और अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परिवर्तन नहीं हो पाता और इसलिए जब भी बात चलती है तो किसान उत्पादन भी कर रहा है, किसान देश में पैदावार बढ़ा रहा है, किसान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब छोटे किसान से पूछो तो निश्चित रूप से वो अपने दर्द को बयां करता है। हमारे देश का जो कुल किसानी का क्षेत्रफल है और किसानों की संख्या अनुमानित 14 करोड़ के आसपास है, इसमें 85% किसान छोटा और मझोला है। तो बड़ा किसान तो सब प्रकार के साधन अपने आसपास इकट्ठा करने में सफल हो पाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इस वजह से उसको समय समय पर परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव
उनका निर्णय करने का साहस, दूरदृष्टि और इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों में अनेक ऐसे कार्य किए गए जिससे किसान को सुविधा बढ़े। 17-18 में अगर हम देखेंगे तो कृषि विभाग का बजट 41,850 करोड़ रुपए का होता था। आज यह बजट बढ़कर 1,35,000 करोड़ का है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान करके अभी तक 9 करोड़ 54 लाख किसानों को लगभग 71,000 करोड़ रुपया उनकी जेब में डालने का काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। यह इतना बड़ा सरकार का निवेश एक मुश्त आज तक कृषि के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को परिमार्जित किया गया। गत 2 वर्षों में 13,000 करोड़ किसानों का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 64,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों के माध्यम से की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सवाल हो या खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सवाल हो, सूक्ष्म सिंचाई का सवाल हो, इन सब के लिए लगातार योजनाएं बनाई गई, उसमें फंडिंग बढ़ाई गई। टेक्नोलॉजी की जो मदद दी जानी चाहिए उसको देने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए किसान मानधन योजना लागू की गई। अभी केसीसी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 6.5 करोड़। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को, जिसमें उन्होंने जो सीमा विवाद है उसको लेकर, देश के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर बेबाकी से बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इसलिए भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देती है। और साथ ही उन्होंने पड़ोसी नेपाल को भाई करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को लेकर किसी भारतीय के मन में कोई कटुता नहीं और मिल बैठकर सारे मुद्दे सुलझाए जाएंगे। अटल जी कहते थे कि नेपाल हमारे लिए रिश्तेदार देश की तरह है। अब देखिए वही आंखें दिखा रहा है। वो उसने एक मैप पास कर दिया नया जिसमें भारत का कुछ एरिया है। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर रक्षा मंत्री? मैं तो बिल्कुल भाई की तरह मानता हूं नेपाल देश। क्यों करा नेपाल ने चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी। नेपाल का रिश्ता हम लोगों का भाई का रिश्ता है और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई ना इत्तफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। क्या नेपाल और चाइना दोनों के रवैये से दुखी हैं? जिस तरह से जो रवैया दिखाया गया, चलिए नेपाल की मैं सिर्फ बात करता हूं, आप उसको भाई बोल रहे हैं और जो रवैया दिखा रहा है नेपाल, क्या उससे दुखी है? क्योंकि जब से वहां पर हमने रॉयल फैमिली का असैसिनेशन देखा उसके बाद वहां से सिचुएशन बहुत बदली है नेपाल। अरे परिवार में भी दो भाइयों के बीच कभी जो है तू हो जाती है, तू मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप कह रहे सुलझ जाएगा मामला? बिल्कुल सुलझेगा, मिल बैठकर उसको सुलझाएंगे नेपाल के साथ। नेपाल को लेकर किसी भी भारतवासी के मन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं पैदा हो सकती। और मैं नेपाल के बारे में भी जानता हूं, नेपाल में भी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है कि सब दोनों देशों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक रिश्ता है।